तो बेसिकली आज के टॉपिक में हम ये कंसिडर करेंगे कि आपके पास जो फोर्सेस हैं, क्योंकि हमने अभी तक ये देखा है कि फोर्सेस की वजह से या तो पोजीशन चेंज हो रही है, डिस्टेंस हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है। और आज के कॉन्सेप्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि फोर्सेस की वजह से आप रोटेशन भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर बार फोर्स अप्लाई करने पे बॉडी जो है वो मूव करे, स्ट्रेच हो, कंप्रेस हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पास जो है वो बॉडी फोर्स अप्लाई करने पे रोटेट हो जाए अपने फिक्स पॉइंट पे रहते हुए। ठीक है। तो जी। बेसिकली हमने डिस्कस करना है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। टर्निंग पॉइंट, टर्निंग इफेक्ट, या और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में बेसिकली अच्छा, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये डिटेल पूछा जाता है काफी, एमसीक्यूज में भी आता है और इजी भी है। और इसको मतलब सॉल्व करने में थोड़ा सा एक डिफरेंट आपको लगेगा, क्योंकि मतलब एज सच इसमें कोई मतलब ऐसी कोई चीज नहीं होगी कि जो आपको समझ ना आ रही हो क्वेश्चन देख के ना। क्योंकि आपको पता होता है इसमें एक फॉर्मूला भी आप देखोगे वही फॉर्मूला अप्लाई होना है सब न्यूमेरिकल्स पे। सिर्फ उसमें आइडेंटिफाई करना आप पे होता है कि अगर आपने आइडेंटिफाई सही कर लिया तो आंसर सही आ जाएगा, आइडेंटिफाई गलत किया तो पूरा सवाल गलत। तो ये मतलब एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप का टॉपिक है। और ये शायद बाकियों से आपको इजी और अच्छा भी लगे सॉल्व करने में, क्योंकि ये वो इसमें सी सॉ से कैलकुलेशन रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, राइट? और टाइप वाले क्वेश्चन है ये। तो या। में आपको पता है कि बस आइडेंटिफिकेशन अगर सही हो जाए फोर्सेस की डायरेक्शन की तो फिर तो इजी है क्वेश्चन। अगर वो गलत कर दी एक तो वो पूरा क्वेश्चन गलत ही होता जाएगा, आप चाहे फिर उसको कितना ही कैलकुलेशन उसकी सही कर लो। या। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में बेसिकली हमारे पास सीसॉ की एग्जांपल है, डोर की एग्जांपल है, सीजर्स है, प्लायर्स है, मल्टीपल एग्जांपल्स हैं जी। जिसमें हम टर्निंग इफेक्ट का यूज कर रहे हैं। और इस टर्निंग इफेक्ट को इन शॉर्ट हम क्या कहते हैं, मोमेंट। नो। ओके। ओके, मोमेंट, ओके। मोमेंट हम इसको कहते हैं सिंपल। और अच्छा, कुछ बुक्स में मतलब आपके बोर्ड के अलावा और दूसरे बोर्ड्स में आप देखो तो वो इसको टॉर्क भी लिखते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में क्योंकि जब दो मोमेंट अप्लाई होते हैं सेम डायरेक्शन में तो उनको टॉर्क कहते हैं बेसिकली। तो अलग अलग नाम अलग अलग उसमें यूज किया जाता है, लेकिन आपके पास जो है वो नॉर्मली मोमेंट का नाम यूज किया जाएगा। आपके ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में आप एक टॉपिक पढ़ोगे उसमें इसको टॉर्क कहेंगे जब दो मोमेंट आपके पास सेम डायरेक्शन को सपोर्ट करते हुए अप्लाई होते हैं। जैसे स्टेयरिंग व्हील, स्टेयरिंग व्हील भी रोटेट करता है लेकिन उसमें क्या होता है कि आपकी जो दोनों फोर्सेस होती है ना वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होती है। राइट से ऊपर, लेफ्ट से डाउनवर्ड, दोनों की रोटेशन सेम, हालांकि फोर्सेस दो हैं। तो वो आपके पास सपोर्टिंग फोर्सेस होती हैं तो इसलिए उनके लिए अलग कॉन्सेप्ट है। और जब हम एक सिंगल ऑपोजिट फोर्सेस की बात कर रहे होते हैं तो वहां पे एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है। और अगर हम या। इसमें टर्म्स की बात करें कि हमारे पास टर्म्स क्या क्या थी, तो हम सीसॉ की एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारे पास सीसॉ है और उस सीसॉ पे आपने एक साइड जो है वो ऑब्जेक्ट रखा और उस ऑब्जेक्ट की बात अगर हम करें, ये एम। हम्म, ये एम क्या है? बॉडी का मास। अच्छा, एम जब भी लिखे तो वो इसलिए लिखा जाता है कि बॉडी है जिसका मास एम है। ठीक है। ओके। तो बेसिकली एक बॉडी आपने रखी, उसका मास एम, और उसका जो वेट होगा वो स्ट्रेट डाउनवर्ड होगा, बिल्कुल वर्टिकल डाउनवर्ड, जो उसके वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। और इसमें एक चीज आपको याद होगी कि हम सेंटर को डिस्कस करते हैं क्योंकि यहाँ से ये सीसॉ फिक्स है इस वेज के साथ। और इस या। पॉइंट को हम कहते हैं, सेंटर पॉइंट। वैसे तो ये फिक्स पॉइंट है लेकिन इसके लिए टर्म यूज होती है पिवट पॉइंट। ओ या, पिवट। ठीक है। और इसका मतलब ये होता है कि हर केस में एक पिवट पॉइंट लाजमी होगा, वो कहीं भी हो सकता है, राइट, लेफ्ट, सेंटर, और उसके बीच में कहीं भी, जरूरी नहीं है हर बार सेंटर में हो। जिस तरह डोर की हम्म। एग्जांपल लो तो डोर की एग्जांपल में वो एक साइड पर होता है बिल्कुल।
या तो राइट पे फिट होगा या लेफ्ट पे फिट होगा। विंडोज की एग्जांपल ले लो, विंडोज में भी या तो राइट होगा, लेफ्ट होगा, अप होगा, डाउन होगा। रोटेशन पे डिपेंड करता है किस तरह की रोटेशन आपको चाहिए। तो सेंटर पॉइंट या हमारा पिवट हो गया। और ठीक है। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट और होता है कि जो बॉडी का मास है, मतलब जो बॉडी का वेट है जिस पॉइंट पर जहाँ वेट उसका अप्लाई हो रहा है, तो वो वेट बेसिकली फोर्स है। सर मुझे सिर्फ एक सेकंड दीजिएगा। हम्म। तो आपके पास जो सेंटर पिवट पॉइंट हमने कंसिडर किया और जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हो रही थी, तो उनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो एक सिंपल सी लेंथ होगी, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो टर्म है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, उसे हम कहते हैं मोमेंट आर्म। ठीक है। इस डी को हम रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंट आर्म के या नाम से। तो मोमेंट आर्म आपके पास जो है उस डिस्टेंस को कहोगे, या आप इसे कह सकते हो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो पाइवट और सेंटर ऑफ मास यानी लाइन ऑफ एक्शन जहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है उन दोनों के बीच में होगा। ठीक है। तो मोमेंट आर्म को आप इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हो। मास और पिवट के दरमियान जो ऑब्जेक्ट के दरमियान। क्योंकि जब हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं ना, तो हम इस चीज को निगलेक्ट कर रहे होते हैं, हम पाइवट पिवट पॉइंट देखते ही नहीं है, और एज रैंडम ही हम डी की वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर हमें अचानक याद आता है कि हमने पिवट तो देखा ही नहीं कहाँ पर था, हमने तो जो वैल्यूज क्योंकि क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, तो हम राइट, जल्दी में वो डिफरेंट साइड्स की हाँ वैल्यूज दे देते हैं। कुछ भी ले लेते हैं। हम नॉर्मली सॉल्व कर रहे होते क्वेश्चन तीन चार हमने किए जिसमें पिवट राइट पे था, तो बाय डिफॉल्ट हम राइट पे उसको कंसिडर करते हुए बाकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। पता चलता है कि वो बीच में लेफ्ट पे दे दिया था, तो हमने देखा ही नहीं। तो खैर पर पिवट पिवट क्वेश्चन के अंदर बताते हैं ना कि पिवट किधर है या में क्या। बताते हैं बिल्कुल। हम्म। कभी लिख भी देते हैं स्टेटमेंट में, कभी सिर्फ डायग्राम में दिखा देते हैं कि आप खुद आइडेंटिफाई कर लो। हम्म। अच्छा, से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसलिए कहते हैं, आप अगर डोर की एग्जांपल लो तो डोर का पिवट और उसका लॉक, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है काफी। ठीक है। तो जब आप या लॉक को पुश या पुल करते हो तो बेसिकली डोर का जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल है, आपने उस पर फोर्स अप्लाई की परपेंडिकुलर। ठीक है। तो इसलिए ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि आप जब फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो भी तो या तो परपेंडिकुलर इस ही होगा। डायरेक्शन में अप्लाई होगी या ये डायरेक्शन में अप्लाई होगी, और उसके अकॉर्डिंगली आप देखो आपका डिस्टेंस बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रहा है। ठीक है। या या तो इस वजह से हम इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। पर इसके बारे में पूछते नहीं है कि परपेंडिकुलर क्यों है, रीजन बताओ, एक्सप्लेन करो, पूछते नहीं है। वैसे ही क्योंकि डेफिनेशन में लिखा होता है, तो एक होता है कि परपेंडिकुलर ही क्यों लिख रहे हैं, डिस्टेंस ही लिख लेते हैं सिंपल। तो उसका एक रीजन है। इज इट बिकॉज द पिवट कैन ओनली हम्म। क्योंकि एक्ट इन आप दैट। हाँ डोर की एग्जांपल लोगे ना, आपको परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट इजी हो जाएगा, क्योंकि डोर से लॉक तक आप हॉरिजॉन्टल गए, और जब आपने डोर के लॉक को पुल किया या पुश किया तो आप वाई एक्सिस यानी बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहे थे। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। या अच्छा, लाइन ऑफ एक्शन में इसे कह रहा हूँ कि जहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है। ठीक है। अलग अलग टर्म्स लिख सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली लाइन ऑफ एक्शन यानी जिस लाइन पर जिस पॉइंट पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आपने डोर के लॉक पे अप्लाई की फोर्स, इस ऑब्जेक्ट ने सीसॉ पे अप्लाई की फोर्स, तो जिस डायरेक्शन में वो अप्लाई कर रहा है फोर्स, तो वो आपकी लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगी। ठीक है। या तो ये हो गया हमारा मोमेंट आर्म, और इसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि है तो ये लेंथ डिस्टेंस सिंपल, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा या सा डिफरेंट है इस बार। लेकिन मेजर तो ये लेंथ ही करेगा, चाहे सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, किसी में भी गिवन हो। ये चीज हो गई यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद हम आगे इसमें क्वांटिटीज देखते हैं।
कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो जो मोमेंट है, बेसिकली मोमेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा। मोमेंट इज इक्वल्स टू। सर सर, एक सेकंड क्वेश्चन है मोमेंट आर्म की जो आपने डेफिनेशन लिखी है, डिस्टेंस बिटवीन द पिवट एंड द लाइन ऑफ एक्शन, तो मोमेंट आर्म नहीं है? हाँ, तो ये मोमेंट आर्म की है, ऊपर देखो ना मोमेंट आर्म लिखा हुआ है। मोमेंट की मैंने लिखी नहीं अभी। नहीं नहीं, या आई अंडरस्टैंड, बट इजंट इट द डिस्टेंस बिटवीन द पिवट एंड द ऑब्जेक्ट? आप ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो। वैसे बेटर ये होता है कि आप फोर्स का रेफरेंस दो, क्योंकि देखो अगर फोर्स अप्लाई नहीं हो रही ना, तो टर्निंग इफेक्ट भी नहीं होगा। तो आप लाइन ऑफ एक्शन लिखो, या ऐसे लिखो द पॉइंट वेयर द फोर्स अप्लाइड, या इस तरह से लिखो। Oh yeah. सिर्फ The distance ऑब्जेक्ट between the लिखोगे pivot and the place where the force is applied. बस, तब कंप्लीट होगा। क्योंकि मास में पता है क्या है, अब लॉक है डोर का, तो वो भी तो उसका मास होगा। अब वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन वो उसको रोटेट तो नहीं करवा रहा। रोटेट करवाने के लिए हम जब तक एक्सटर्नल नहीं अप्लाई करेंगे, तब तक आपके पास जो है वो रोटेशन नहीं होगी। इस वजह से। Yeah. अच्छा, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस या मोमेंट को अगर एक्सप्लेन करो आप, तो बहुत सिंपल एक्सप्लेन कर सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। अच्छा, इसको मोमेंट आर्म भी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि नॉर्मली अगर आप अपने एल्बो की एग्जांपल लो, तो एल्बो हमारा पिवट पॉइंट है। और आप अपने पाल्म तक का डिस्टेंस देखो, तो आपको अच्छा खासा डिस्टेंस मिलता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब डंबल्स और एक्सरसाइज करते हुए हम अप एंड डाउन उसे रोटेट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी आपको एक Yeah. टर्निंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट मिलता है। ठीक है, क्योंकि पिवट से लेके आपको एक डिस्टेंस मिल रहा है, तो वो आर्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यहीं से ड्राइव किया गया है कि आपको यूज करने में इजी हो। कि आप जिस तरह आर्म को मूव करते हो एक फिक्स पॉइंट के अराउंड, मोशन तो तब भी हो रही है। हालांकि आपने अपने आप को एक जगह स्टिल रखा हुआ है, आप नहीं मूव कर रहे ना, आपके हाथों की पोजीशन चेंज हो रही है, सिर्फ रोटेशन हो रही है एक पॉइंट पे रहते हुए। ठीक है, Yeah. इसलिए जो Yeah. है वो आर्म का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। और मोमेंट इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी, हमने लिख लिया इसका फॉर्मूला। ठीक है। Force into और इसका, distance. हाँ, और इसका ऐसा यूनिट भी आप लिख सकते हो अब तो खुद। Force Newton per meters. न्यूटन इंटू Newton meter. मीटर, राइट, क्योंकि इस बार मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो न्यूटन Oh मीटर yeah. का सिंपल सा यूनिट हो जाएगा। ठीक है। और अगर वो एमसीक्यूज में पूछते हैं कि न्यूटन मीटर कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें, तो ये और सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगा। Formula. हाँ नहीं, इसका यूनिट, क्योंकि एमसीक्यूज में कभी कभी ट्रिक करने के लिए देते हैं कि ये 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू, और चार ऑप्शंस दे दिए आपको। अच्छा देखो, आपने यहाँ पे न्यूटन किसकी जगह पे लिखा, फोर्स। Force की ठीक है। जगह. तो न्यूटन को अगर हम ब्रेक करें, तो न्यूटन ब्रेक होकर क्या बनता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। मतलब 1 न्यूटन इक्वल होता है इसके। मीटर ठीक पर है, स्क्वायर. क्योंकि एफ इक्वल होता है एम ए के। एम की जगह पर केजी, एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन का यूनिट, दोनों को कंबाइन करो, न्यूटन का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। Yeah. और मीटर तो खैर मीटर ही है। तो इन दोनों को कंबाइन कर लो, Distance. तो आपके पास दूसरे वर्ड्स में आप ये कह सकते हो कि 1 न्यूटन मीटर को आप किलोग्राम मीटर Mm, स्क्वायर पर सेकंड yes. स्क्वायर भी कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि मीटर मीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल। ठीक। Yeah. Hmm. तो ये इसलिए लिख दिया कि कभी कभार एमसीक्यूज में वो दे ही देते हैं आपको इस तरह के क्वेश्चन। तो फिर एक होता है कि इतनी आसान चीज हम गलत करके आ गए। तो बस कोशिश ये किया करो कि न्यूटन है ना, न्यूटन की क्वांटिटी याद रख लो। फोर्स है, फोर्स इक्वल होता है एम ए के। मास और एक्सेलरेशन के यूनिट तो याद ही होते हैं सबको ऑलमोस्ट। तो बस Yeah. उसी को लिखा मैंने यहाँ पर। ठीक है। और फिर उसको कंबाइन कर दिया, सिंपल। फर्दर फॉर्मूला Yeah. आ गया हमारे पास। और न्यूटन मीटर इसका ऐसा यूनिट आ गया। और हमारे पास ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का।
लेकिन अभी तक हमने देखा सिर्फ एक फोर्स को। ठीक है, जरूरी तो नहीं है कि हर बार एक ही फोर्स अप्लाई हो। ठीक है, या फोर्सेस इक्वल चार साइडेड पांच भी होगा। हो सकती हैं। ठीक है, या जिस तरह टग ऑफ वॉर में हमने डिस्कस किया था कि वो तो खैर हॉरिजॉन्टल मोशन थी, लेकिन उसमें भी फोर्सेस काफी होती हैं। इसी तरह सीसॉ से वगैरह। आपके पास, हाँ, सीसॉ में दो फोर्सेस हो जाएंगी, प्लायर्स में दो फोर्सेस हो जाती हैं। और इसी तरह से आपका जो स्पैनर होता है नट लूज टाइट करते हुए, वहां पे फोर्सेस Okay. अप्लाई कर रहे होते हैं हम। तो इस तरह के आपके पास जो है वो कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप देखो कि दो या दो से ज्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही हो, ठीक है, तो फिर आपके पास कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होगा वो हम देखते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ पहले, उसमें से सिर्फ हम डायग्राम का रेफरेंस लेंगे। हम्म, ठीक है, ये आ गया टर्निंग इफेक्ट। या हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है वो दो या दो से ज्यादा फोर्सेस पे डिस्कस करना है। ठीक है, अब ये आपके पास एक क्वेश्चन है। बेसिकली इस टॉपिक का जो नाम है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ओके। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फिर हम चेक करते हैं कि इसमें होता क्या है। बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में हम ये डिफाइन करते हैं कि इन एन इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम भी एक्सप्लेन करूंगा कि इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। ठीक है, तो इन एन इक्विलिब्रियम स्टेट क्लॉकवाइज रोटेशन will be equal एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। इक्विलिब्रियम रेस्ट होता है या जिधर दोनों फोर्सेस इक्वल हो। समझने के लिए, समझने के लिए कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम रेस्ट होता है, लेकिन रेस्ट उस सेंस में नहीं होता। रेस्ट इस सेंस में होता है कि आपके पास फोर्सेस एक्ट हो रही होती हैं, लेकिन फिर भी उनका जो सम होता है वो जीरो के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब हमने जिस तरह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं एक्शन रिएक्शन फोर्सेस के, कि जब एक्शन एक्शन रिएक्शन फोर्सेस अप्लाई होती हैं तो या उसमें क्या होता है कि आपकी ऑपोजिट होने की वजह से रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से जब आप टर्निंग इफेक्ट की बात करोगे तो टर्निंग इफेक्ट में भी यही कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, और बस इसको एक्सप्लेन इस तरह से करेंगे। हम इक्विलिब्रियम को इन शॉर्ट सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन इस तरह से करते हैं। इसकी बेसिकली दो कंडीशंस होती हैं। दो कंडीशन में से पहली कंडीशन ये होती है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस विल बी इक्वल्स टू जीरो। पहली कंडीशन। दूसरी ये होती है, सम ऑफ ऑल मोमेंट्स विल बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास सिचुएशन है इक्विलिब्रियम की। तो फोर्सेस तो हमें समझ आता है, हमने पढ़ लिया, लेकिन ये रोटेशन कैसे बैलेंस होगी ये चेक करना है अब हमने। ठीक है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन इक्वल होनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के, अगर आपके पास फोर्सेस बैलेंस हैं
हर तरफ तो, ठीक है, ये भी बैलेंस होना चाहिए। तो आपके पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपके पास दो फोर्सेस हैं, आपको पिवट पॉइंट नजर आ गया अपना, ये या राइट पर है, ठीक है। या उसके बाद इसमें याद ये रखना कि इसके ना मतलब बहुत सिंपल तीन स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है, फोर्सेस पिवट को आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई कर करना। लो कितनी है, या क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात हो रही है ना, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये कि देखो आपके पास हर सवाल में लिख के देंगे इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ये सिर्फ इक्विलिब्रियम पे अप्लाई होगा, मोशन के वक्त अप्लाई नहीं होगा। उस वक्त फिर हमें कुछ और ढूंढना पड़ेगा उसके लिए। तो बेसिकली आपको सबसे पहले फोर्सेस आइडेंटिफाई करनी है, तो टोटल कितनी फोर्सेस हैं पूरे क्वेश्चन में, टू ठीक है, टू दो फोर्सेस हैं। और अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। हाँ, अब उन दो फोर्सेस में से आप किसी को भी F1 ले लो, किसी को भी F2 ले लो, आपकी चॉइस है, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट से स्टार्ट करता हूँ, तो मेरी ये सर फोर्स F1 है जी, या you have to. ठीक है। So when it says is in equilibrium, does that mean जब हाँ, आपने जिस तरह कहा कि क्लॉकवाइज मोशन और एंटी एंटी क्लॉकवाइज मोशन क्लॉकवाइज इज इक्वल, इक्वल होगी, ठीक है। अब तो वो हम, जी, does पूछो आप। that mean हम्म, F1 is equal to F2? अच्छा, अब इसमें F1 इक्वल्स टू F2 पता है किस सेंस में, कि एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड है, इस तरह से हम या कह सकते हैं। लेकिन उनका मैग्नीट्यूड आपके पास इक्वल होना जरूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है टर्निंग इफेक्ट की। तो यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट को बैलेंस करने से ही आपके पास चीजें बैलेंस होगी, क्योंकि यहाँ पर रोटेशन हो रहा है प्योरली, आपके पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही नहीं, ठीक है, इस वजह से, या ठीक है। तो जब रोटेशन आपकी बैलेंस होगी ना, तो ऑटोमेटिक फोर्सेस तो ऑपोजिट हैं ही आपके पास, ठीक है। या तो F1 और F2 की बात हो गई, अब F2 और F1 हमारे पास दो फोर्सेस आ गई। अब सेकंड पार्ट ये होता है कि आप इनकी रोटेशन आइडेंटिफाई कर लो। आई मीन 60 अपवर्ड्स है। तो अगर देखा जाए कि कोई और फोर्स ना हो तो वो तो क्लॉकवाइज जाएगी, F2 एंटी क्लॉकवाइज जाएगी। ठीक है, मतलब अपवर्ड है तो आप क्लॉकवाइज ऐसे चली जाएगी, और F2 जो है वो, ऐसे दूसरी साइड या एंटी ठीक है। क्लॉकवाइज। तो मतलब अगर एग्जाम में भी कभी कंफ्यूजन होता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि पेंसिल को रखा पिवट पे, वहां होल्ड किया पेंसिल को, जहां फोर्स अप्लाई हो रही है वहां पर आप फोर्स लगा के अपनी पेंसिल को मूव करके देख लो, रोटेशन पता चल जाएगी, ठीक है। वैसे या इतना या मुश्किल तो नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को लगता है मुश्किल या आइडेंटिफाई करना। तो उनके लिए यही है कि मतलब आप पेंसिल लो, पिवट पे रखो, और जहां फोर्स है उस डायरेक्शन में आप फिंगर से फोर्स अप्लाई करो, ऑटोमेटिक रोटेशन आपको मिल जाएगी। तो हम्म। हमने रोटेशन आइडेंटिफाई कर लिया, हमारे पास दो अलग तरह की रोटेशन है, एक है ऊपर जो जा रही है वो क्लॉकवाइज, और एक नीचे एंटी क्लॉकवाइज। और नीचे वाली एंटी क्लॉकवाइज। CW क्लॉकवाइज रोटेशन, राइट? हाँ, सिंपल क्लॉकवाइज रोटेशन और AW एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। तो हमारे पास दोनों चीजें बैलेंस हैं। अब जो स्टेटमेंट हमने लिखी उसके हिसाब से ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि दोनों की रोटेशन इक्वल है। इक्वल है। और तीसरा पार्ट ये है कि फॉर्मूला अप्लाई करना है और डी को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। डी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अच्छा, हमारे 30 पास जो F1 है, F1 के लिए आपका D1 कितना होगा? D1 50। 50, क्योंकि आपको पता है कि पिवट से लेना है। या ये D1 हो गया, और D2, D2 30 है सर। D2 कम है उससे, क्योंकि वो आपके पास सेंटर की तरफ है। अब सिर्फ आपने या कैलकुलेशन करनी है। AWR का मतलब है F2D2, CWR का मतलब है क्लॉकवाइज रोटेशन, F1 D1, तो F2 कितना है अननोन, D2 30, F1 60, D1 into 50। 50। और ये 30 और 60 कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे को, तो आपका फाइनल आंसर How इक्वल will है। it how will 30 cancel out 60?
क्योंकि 30 मल्टीप्लाई हो रहा है F2 से, दूसरी साइड पर जाएगा जब वो इक्वल के तो वो डिवाइड करेगा। तो 30 वन जा 30, 32 जा 60, वो से कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, मतलब वो दूसरी हम्म, साइड पर जाके डिवाइड होगा 60 से, या इसलिए। तो आपका आंसर 100 न्यूटन आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट। तो ये आपके पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि आप किस तरह से प्रिंसिपल और मोमेंट अप्लाई करके वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। So basically, yeah. So basically, what I if even if I do 60 into 50 हम्म। divided by 30। 30, तो सेम answer is आंसर। 100. Oh yeah, 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 yeah. ठीक है। 100 newtons. हाँ, क्योंकि आपके पास ये जो लॉ बनाए जाते हैं ये पूरा प्रूफ करके बनाए जाते हैं कि आप किसी भी सिचुएशन पे अप्लाई करो, इसलिए कंडीशंस बता देते हैं। उन्होंने बता दिया कि इक्विलिब्रियम पे अप्लाई होगा बस। अगर आप इसको चलते हुए सीसॉ पे अप्लाई करोगे तो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त आपको क्लियर दिख रहा है कि एक साइड नीचे जा रही है, एक साइड ऊपर जा रही है। ठीक है। तो वहां पर इक्विलिब्रियम तो नहीं है, वहां पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, और वहां पे आपको वैल्यू भी सही नहीं मिलेगी। अगर कर भी रहे तो अप्लाई चलो, लेकिन आपको वो वैल्यू एग्जैक्ट सेम नहीं मिलेगी, क्योंकि कौन सा गलत जगह अप्लाई कर रहे हो आप। ठीक है। तो वो कंडीशंस बता देते, जिस Mhm. तरह लास्ट हम इलास्टिक कर रहे थे, तो उसमें भी हमने लिखा कि लिमिट में रह के करेंगे तो डायरेक्टली है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, वो लॉ में नहीं है। ठीक है। Yeah. तो ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं। So कोई और क्वेश्चन है on sorry, इसका मैं आपको एक और my क्वेश्चन दिखाता हूँ, वो है थोड़ा डिफरेंट। उसमें आपने डायरेक्शन भी खुद आइडेंटिफाई करनी है। क्वेश्चन नंबर 3। oh. A uniform plank is pivoted at its midpoint. Two weights are added to the plank, one weight on each side of the pivot in its positions shown. A vertical force is applied at point X to balance the plank. What is the size and direction of this force? A ठीक है, vertical क्वेश्चन पढ़ ली। force. Yeah. तो अब आप, वर्टिकल फोर्स कह रहे हैं कि वो ऊपर होगी नीचे या होगी. ऊपर होगी या नीचे होगी, ये उन्होंने आपसे पूछ लिया। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में दोनों दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब आपको खुद आइडेंटिफाई करना या है। तो ये हो गया थोड़ा सा डिफरेंट। पहले वाले पार्ट में हमने देखा उसमें दोनों गिवन थी, सिर्फ सॉल्व करना था। इसमें आइडेंटिफाई भी खुद करना है। ठीक है। या अब आइडेंटिफाई देखते कैसे करते हैं हम। एक तो थ्री फोर्सेस हैं राइट हियर. बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले एफ. आपने पहला पार्ट कर लिया, आपने बोला 3 फोर्सेस हैं, मैं फोर्सेस लिख देता हूँ। या ये F1। आई मीन इज इट फाइन इफ आई फॉर एग्जांपल अगर मैं 8 को F1 कर लूं. आपकी चॉइस है। ओके. सिंबल्स सिर्फ हमारी आइडेंटिफिकेशन के लिए। आप चाहो तो आप अपने माइंड में डायरेक्ट कर दो। ठीक है। या मतलब आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो, आप कर दो, कोई मसला नहीं है। ये सिंबल्स तो हमने सिर्फ समझने के लिए बनाए हुए हैं, क्योंकि डायरेक्ट इतनी सारी फोर्सेस एक साथ माइंड में कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि रोटेशन भी तो है सबकी। ठीक है। अच्छा, और या सबके डी की वैल्यूज भी हम मार्क कर लेते, ताकि हमारा एक काम कंप्लीट हो जाए, फिर हम सिर्फ थर्ड वाले को फोकस करें। तो D3 कितना है आपका? D3 D3. ओ या D3 फोर्स ठीक है, 3 2 तो मीटर्स. D3 हो जाएगा 2 मीटर्स, और D2 भी सिंपल हो जाएगा। ये हो गया D2। और D1 कितना होगा? D1 भी D1 4 है. D1 4 है, क्योंकि कंबाइन होगा। या लाइक इन पिवट से लेकर. So this is going to be written as F1 हाँ, लेकिन D1 अब मसला F1 पता into है क्या D1. है, F1 का नहीं पता हमें कि F1 कहाँ होगा। पर इसके लिए पता है क्या करना है आपने? आपको ये तो पता है कि रोटेशंस किसकी कहाँ होगी, वो भी चेक कर लेते हैं। पहले F3 जो राइट पर है, वो ये रोटेशन देगा। इसे हम क्या लिखें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज. ये क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, और 12 को देखें अगर हम, एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज। अब F का नहीं पता, क्योंकि ये अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। उन्होंने बस बोला वर्टिकल। ठीक है, तो उसके बारे में हम अनसर्टेन है अभी तक, इसका हमें कुछ आइडिया नहीं है। हम जाते हैं अपने फॉर्मूला की तरफ पहले। F equal no M equals force आपको into एंटी distance. क्लॉकवाइज
हाँ, एंटी क्लॉकवाइज में आपको पता है F2 लिखा हुआ है हमने, या क्लॉकवाइज में F3 लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा F3 भी। मैथमेटिक्स अप्लाई करना है आपने, सिंपल। क्योंकि आपको पता है फोर्स की डायरेक्शन नहीं पता, फॉर्मूला में कहीं भी रखोगे जरूरी नहीं है कि आपको पता हो कि वो क्लॉकवाइज पे आएगा या एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप रैंडम भी रखोगे तो आंसर गलत हो सही हो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने चारों पॉसिबिलिटीज दी हुई हैं। आंसर आपका आएगा लाजमी, इन चारों में से एक आएगा, आपको लगेगा वही सही है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली गलत कर रहे होगे आप, आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि एमसीक्यूज में डिस्ट्रैक्टर्स होते तीन। वो ऐसा नहीं होता कि रैंडम ऑप्शन होते, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिए जाते हैं, इसीलिए। खैर, बेसिकली अब इसमें आपने क्या करना है, इन दोनों से हम स्टार्ट करते हैं, इन दोनों से स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के बाद आपके पास जो F2 D2 है और F3 D3 है, उनकी तो वैल्यूज हम लिखते हैं क्योंकि वो तो हैं It's 12। gonna be F2. और F2 D2 is कितना है? 12. 2 F3 कितना equals है? 8 into 2. So 24 or 16. अच्छा, अब इससे आपको कुछ आइडेंटिफाई हो रहा है कि हम आंसर तक कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि एक क्वांटिटी अभी तक हमने कहीं इंक्लूड नहीं की, ना तो राइट पे ना तो लेफ्ट पे। Mm, अब आपको एक चीज का आइडिया हो रहा है, yeah, आपने स्टेटमेंट क्या लिखी थी, इक्विलिब्रियम this should में be दोनों equal. इक्वल होने चाहिए, Yeah, और yeah. अभी कैसे दिख रहे हैं, अनइक्वल। नहीं, unequal है। D तो इसको, F2 D2 ज्यादा है। हाँ, तो इसको इक्वल कैसे कर सकते हैं हम? We'll have to add a force फोर्स ऐड करनी है, फोर्स ऐड कहाँ पे होगी, क्लॉकवाइज पे या एंटी क्लॉकवाइज पे? clockwise पे, क्लॉकवाइज पे। because अब आपको clockwise पता चलेगा कि आपका ये रिमेनिंग पार्ट कैसे होगा। तो वो जो F1 हमारा अननोन था अब तक, उसे हमने लिखा यहाँ पर, D1 की वैल्यू कितनी है? T1 4 है। I mean F1 जो है वो upwards है अब, right? Because it's gonna go clockwise. अच्छा, अभी हम आंसर चेक करते हैं, जब आंसर बिल्कुल हमारे पास आ जाएगा तो फिर हम उसको टिक भी कर लेंगे। वैसे तो अब आपको पता चल गया आंसर। और F की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 16 को शिफ्ट करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली 8 अगर हम करते हैं तो वो 24 ही बनेगा। Yeah, 8 divided by 4 is 2. 2. 2 न्यूटन की फोर्स होनी चाहिए, और डायरेक्शन क्लॉकवाइज का मतलब ये हुआ कि आप इसको Upward. अप्लाई करोगे, क्लॉकवाइज रोटेट Oh, करेगा। yeah, ठीक है, ये आपके पास yeah. हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, Mm. एक थ्योरी का क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया और हो जाए कि थ्योरी में भी ये क्वेश्चन उतना ही इम्पोर्टेंट है जिस तरह से एमसीक्यूज में हमने देखा। और क्वांटिटीज उसमें थोड़ी सी, मतलब आपको क्वेश्चंस भी पुराने काफी ऐसे मिलेंगे जो काफी कंफ्यूजिंग भी होते हैं। इस एमसीक्यूज में तो चलो टाइम कम होने की वजह से उस देते हैं आपको क्वेश्चन, लेकिन थ्योरी में तो आपके पास टाइम है तो उसमें वो आपको टिपिकल पार्ट दे सकता है। और ये वाला क्वेश्चन आप देखो। और Big figure 5.1 shows a student doing a press up. A total force of F acts upwards on his hands. There's also a force upwards on his toes. हम्म Okay, the weight of the students is 600 newtons and the force acts downwards from his center of mass. Explain why the student does work as his body rises from the ground. अच्छा, वर्क डन का अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद हो, वैसे हम वो डिस्कस करेंगे, लेकिन वर्क डन का सिंपल सा डेफिनेशन होती है कि फोर्स इनटू, ठीक है। अच्छा, उसकी भी डेफिनेशन मोमेंट जैसी होती है, लेकिन मोमेंट में डी का मतलब मोमेंट आर्म है, इसमें डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट वाला ही है। ठीक है, मतलब आप जिस डायरेक्शन में फोर्स Mm, अप्लाई करोगे उस डायरेक्शन में आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि yeah. एक्सप्लेन व्हाई द स्टूडेंट डज वर्क एज हिज बॉडी राइजेस फ्रॉम द ग्राउंड। तो आपको पता है जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, Displacement is the shortest distance between 2 points, right?
लेकिन इसमें वर्क डन वाली बात है, तो वर्क डन में आपको पता है कि बस डिस्प्लेस हो गया तो वर्क डन। उसमें हम शॉर्टेस्ट और लेंथीज की बात नहीं कर रहे होते। ओके। तो बेसिकली वर्क डन का कॉन्सेप्ट होता है फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, तो वर्क डन हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें या आप देख सकते हो कि वो अपनी बॉडी को ऊपर पुश कर रहा है फोर्स अप्लाई करके, तो बॉडी उसी डायरेक्शन में जा रही है। तो आप इसमें सिंपल लिख सकते हो, द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज द सेम डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन या डिस्टेंस दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। और स्टेट द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट द स्टूडेंट यूजेस टू डू दिस वर्क। अच्छा, वो कौन सी टाइप की एनर्जी यूज कर रहा होगा इस वर्क को करने के लिए, बता सकते हो? इजी है, बेसिक है। अपवर्ड एनर्जी, हाँ, इलेक्ट्रिकल, कौन सी टाइप की एनर्जी होगी? थर्मल, काइनेटिक। अच्छा, काइनेटिक हमारी कब काइनेटिक। होगी? जब हम मूव कर रहे होंगे। वो कह रहे हैं कि स्टेट द या फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट द स्टूडेंट यूजेस टू डू दिस वर्क। ठीक है, मतलब इसको करने के लिए आपके पास जो एनर्जी थी वो कौन सी थी? जो हो गया वर्क डन तब अलग थी, उससे पहले कौन सी एनर्जी को यूज किया आपने वर्क करने के लिए, ये बताना है। अच्छा देखो, आपकी बॉडी की इंटरनल एनर्जी होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, और उसको आप क्या कहते हो? न्यूक्लियर फ्यूल। नहीं नहीं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वैसे ये डिस्कस करेंगे दोबारा वर्क डन वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में। लेकिन ये आपके पास वो एनर्जी होती है जो ड्यू टू पोजीशन होती है, मतलब आपकी बॉडी की पोजीशन चेंज हुई तो इसका मतलब है कि हाँ हमारे पास कोई एनर्जी थी जिसकी वजह से हमने पोजीशन चेंज कर ली। हम्म। पोटेंशियल एनर्जी। और नेक्स्ट पार्ट देखो आप क्या पूछा है उसमें। At the position shown in figure 5.1, the student is stationary. The weight of the student causes a moment about his toes. Calculate the moment of the weight of the student about his toes. Eh? Calculate the moment of the weight of हम्म, student about his. Okay. ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन। मोमेंट की बात जी। करें तो मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो और सिंपल कहाँ से फोर्स और इनटू डिस्टेंस वाला होगा। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ द वेट ऑफ द स्टूडेंट अबाउट हिज टोस। तो टोस पे आपने जो है वो कैलकुलेट करना है, तो कैसे करोगे? टोज डिस्टेंस तो 0.80 है, हम्म, मीटर्स। और will we have to use the F1 F2 वाला दोबारा? आप देखो क्या कर I सकते mean, हो। if it's for 1 mark, so I don't हम्म, think they will be. अब अगर टो की बात कर रहे हो तो उसने आपसे कहा कि कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ द वेट ऑफ द स्टूडेंट अबाउट हिज टोस। तो टोस अगर आपने निकालना हो तो कैसे निकलेगा, इसके बारे में पहले सोचो। डिस्टेंसेस सारे आपके पास गिवन है, Yeah. और देखो आप क्या कर सकते हो उस पे। और फोर्स आपके पास Oh कोई no, और गिवन नहीं है, सिर्फ एक ही फोर्स गिवन है। downwards. हम्म I mean, so can we just assume that it's going to be 600? ठीक है, अच्छा देखो बिल्कुल सही है, हमारा जो वेट है वही हमारी फोर्स है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। ठीक है, अब बात हो रही है टोस की। टोस का मतलब ये है कि हम बॉडी के सेंटर से लेकर, क्योंकि बॉडी का सेंटर हमारा एक तरह का पाइवट होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे Yeah, रहकर हमारी सारी मूवमेंट होती है। तो हम जो अपना डी yeah. लेंगे वो इसे कंसिडर करेंगे। फोर्स हमारी कितनी होगी? 600। ठीक है,
क्योंकि उन्होंने आर्म्स नहीं कहा, उन्होंने टो कहा। टो का मतलब ये है कि बीच में उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है। या सेंटर ऑफ मास का मतलब ये हुआ कि वहां से हमने डिस्टेंस निकालना है। ठीक है। और वहां से डिस्टेंस निकालने का मतलब ये हुआ कि 600 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 से। that's going to be force into 0.80, 600 into 0.0, 480. 480 यूनिट um Kilometer. न्यूटन मीटर। और फाइनल पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं? Calculate the value of the force F. अब आपने वैल्यू निकालनी है एफ की। अब तो आप इसकी बस हेड कुछ, वाली। ये वाली फोर्स अब अननोन है। तो एक फोर्स आपकी आ गई F1, जिसको हम ऑलरेडी ले चुके हैं, कंसिडर कर चुके हैं। तो उसे हम F1 कर लेते हैं। ठीक है। और दूसरी फोर्स को हम F2 ले लेते हैं, अननोन है। ठीक है। अब आप क्या करोगे? I mean, can I also not take हम्म his toes अब टोज as वाली जो है F1? वो, हाँ, क्योंकि टोज से तो आपकी मूवमेंट नहीं होगी, आप रोटेट करोगे अपने फ्रंट पार्ट से। मतलब Yeah, आपका जो हेड वाली yeah, yeah, साइड करती है। yeah, yeah. So it's gonna be 600 newtons anti-clockwise. तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? एफ का डिस्टेंस 0.8 प्लस 0.4 हो जाएगा, 1.20। Oh yeah, और उसका 0.40. So F1 into 1.2 हम्म equals F2 into 0.40. ठीक है। तो ये, 600 into 1.20. अब आपको पता चल गया कि रोटेशन आपकी जो वेट की वजह से है वो है एंटी क्लॉकवाइज। Yes. ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये वाली Clockwise. क्लॉकवाइज है। ठीक है। तो हम इन दोनों को अलग अलग करते हैं अगर, तो आपके पास एक फॉर्मूला वही बन जाएगा कि क्लॉकवाइज रोटेशन इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। और जब हम उसे अप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो क्लॉकवाइज रोटेशन हमने कंसिडर की है वो है F2 अननोन, और उसका D कितना है, वो ये रहा। हाँ. ठीक है, 1.20। Yeah. That's 720. F1. और ये वाला मोमेंट हम पहले ही निकाल चुके हैं, 480। ठीक है, तो ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। ये वाला जो मोमेंट था, ये हमने एंटी क्लॉकवाइज वाला ही निकाला था। तो Yeah, 480 so को बस 480 डिवाइड divided करना by है। 1.20. 400. 4 400। equals 400. ठीक है। तो ये Yeah. आपके पास आपका फाइनल आंसर हो गया, सिंपल। क्योंकि आपको पता है कि जब आपका मोमेंट आर्म बढ़ता है, ठीक है, आपने ये चीज देखी कि जब आपका मोमेंट आर्म 0.8 था तो आपकी फोर्स 600 थी। ठीक है। जब आपका मोमेंट आर्म बढ़ गया, 1.2 पे गया, तो आपकी फोर्स कहाँ पर आ गई, 400। ठीक है। आपने ये चीज देखी होगी प्रैक्टिकल लाइफ में कि जो मैकेनिक्स और वहां पर वर्कशॉप में काम करते हैं, तो जब वो स्पैनर यूज करते हैं तो कभी कभार ये होता है कि बड़े हैवी व्हीकल्स के टायर्स को यूज करने में वो स्पैनर के साथ एक रॉड कनेक्ट कर देते हैं। रॉड कनेक्ट करने का मकसद ये होता है कि आपके पास अगर आपकी मोमेंट आर्म बढ़ जाएगी तो आपको एफर्ट कम करनी पड़ेगी। ठीक है। Is there a logical explanation behind this though? लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये कि आपने करना है रोटेट। टर्निंग इफेक्ट का Yeah. मतलब हमारा मेन पर्पस है रोटेट करवाना है फोर्स के थ्रू। ठीक है। आप Yeah. दो चीजें देखो, आपने फॉर्मूला देखा मोमेंट का, F × D। ठीक है। आपके पास दो Yeah. क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हो अगर, एक ऑप्शन ये और दूसरा ऑप्शन ये, दोनों आपको क्या आंसर देंगे?
आंसर तो सेम होगा, 50 न्यूटन मीटर्स। आंसर तो सेम होगा, तो जब आंसर सेम मिल रहा है, और आंसर में मिल क्या रहा है, रोटेशन। ठीक है, टर्निंग इफेक्ट या में हमने या करवाना क्या था, रोटेशन करवानी थी। रोटेट करवाना था। हाँ, तो जब या आपको कम एक पे फोर्स कम पे, डिस्टेंस पे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ी, और एक पे ज्यादा डिस्टेंस है तो इसलिए कम और फोर्स। फोर्स कम है, ठीक है, तो जब आपका काम या इजी हो रहा है थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाने से, तो हम इजी ऑप्शन पे जाएंगे। जिस तरह आपने अगर नट लूज करना हो, नॉर्मल सिंपल सा एक स्क्रू को लूज करना हो, टाइट करना हो, तो आप जितना मतलब साइज में लेंदी यूज करोगे स्क्रू ड्राइवर, उतना आपको इजी होता है फोर्स अप्लाई करना। ठीक है, आप एक मतलब हाँ। हैवी स्क्रू ड्राइवर ले रहे हो, और मतलब एक हैवी स्क्रू आपने लूज करना है, और आप छोटे से एक स्क्रू ड्राइवर से लगे हुए हो, तो आपको फोर्स बहुत अप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, क्यों, उसका या रीजन यही है। ठीक है। या वो जिसने डोर हैंडल को वगैरह देखो ना, हम्म, अगर आप उसको फुल एंड से इसीलिए- करो तो आराम से हो जाता है। और उसके वही आप करीब फोर्स जाओ आप, तो बहुत ज्यादा फोर्स लगती है। तो ये सारी चीजें होती है हमारी डेली लाइफ में जो हमारे पास लिंक होती हैं। ठीक है, या तो इनके क्वेश्चंस की बाकी प्रैक्टिस करना। ठीक है।